नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सिर्फ खरीदना बेचना था, एक पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेती है? अगले कुछ मिनटों में हम 250 साल के इसी सफर को देखने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां मुनाफे की तलाश ने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है जबरदस्त एम्बिशन और पावर की। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से 60 गुना। जरा सोचिए, किसी चीज में 1 रुपया लगाया और वापस मिले पूरे 60 रुपए। मतलब कमाल का प्रॉफिट। और यही वो हैरान कर देने वाला मुनाफा था जो वास्को डी गामा ने 1498 में अपनी पहली भारत यात्रा से कमाया था। बस इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में जिसे आग ही लगा दी। सबको साफ साफ दिख गया कि भारत तो भाई सोने की खान है। तो सवाल ये है कि जो लोग सिर्फ मसाले और प्रॉफिट के लिए आए थे, वो आखिर यहाँ के शासक कैसे बन गए? आइए इस बड़ी ही दिलचस्प पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ मसालों से। उस जमाने में पता है, काली मिर्च और लौंग जैसी चीजें सोने चांदी जितनी कीमती मानी जाती थीं। यूरोप के ट्रेडर्स को बस इन मसालों तक डायरेक्ट पहुंच चाहिए थी, और यही चाहत उन्हें खींचकर हिंदुस्तान के किनारों तक ले आई। इस रेस में पुर्तगाली सबसे आगे थे। उन्होंने इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, लेकिन असली गेम तब बदला जब उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग सेंटर नहीं था, नहीं, ये भारत में उनके एम्पायर की पहली ईंट थी। लेकिन इस पूरे एक्सपेंशन के पीछे एक, कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसे कहते थे जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसे ऐसे समझिए, एक अकेला ट्रेडर एक पूरे जहाज का रिस्क नहीं उठा सकता है ना। लेकिन सोचिए, अगर हजारों लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं तो वो एक पूरा का पूरा जहाजी बेड़ा तैयार कर सकते हैं। यही तो थी जॉइंट स्टॉक कंपनी की असली पावर। इसने रिस्क को बांट दिया और प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, शुरुआत में ब्रिटिश नहीं बल्कि डच इस गेम के असली किंग थे। उनकी कंपनी वीओसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हर मामले में कहीं ज्यादा बड़ी थी। चाहे वो जहाज़ों का नंबर हो, माल की क्वांटिटी हो या फिर पैसा। आप कह सकते हैं कि वो उस जमाने के अमेज़न या गूगल थे। और ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनियां नहीं थीं, ये अपने आप में एक सरकार की तरह थीं। जरा सोचिए, एक कंपनी जो जंग छिड़ सकती है, दूसरे देशों के साथ ट्रीटी साइन कर सकती है और यहाँ तक कि अपने खुद के सिक्के भी बना सकती है। इससे उन्हें जबरदस्त पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर मिलती थी। बहुत जल्द इन कंपनियों की स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव आया। उनके जो सिंपल से ट्रेडिंग वेयरहाउस थे, वो अब भारी भरकम तोपों वाले किलों में बदलने लगे। मतलब ट्रेड और वॉर अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। तो 17वीं सदी में हिंदुस्तान के तटों पर एक तरह की होड़ सी मच गई थी। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, हर कोई अपनी जगह बना रहा था। जो कल तक सिर्फ फैक्ट्रियां थी ना, वो अब अपनी सेफ्टी के लिए किलों में बदल रही थीं। ये एक बिल्कुल नई तरह की रेस थी। डच गवर्नर जनरल की ये एक बात सब कुछ साफ कर देती है। हम जंग के बिना ट्रेड नहीं कर सकते और न ही ट्रेड के बिना जंग। मतलब साफ था, प्रॉफिट कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और यही यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट बन गया। और फिर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पावरफुल मुगल एम्पायर अब कमजोर पड़ रहा था। दिल्ली में एक पावर वैक्यूम बन रहा था, और इस खाली जगह को भरने के लिए ये यूरोपियन कंपनियां बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर मौजूद थीं। अब ये कंपनियां सिर्फ ट्रेडर नहीं थीं, वो किंग मेकर बन चुकी थीं। उन्होंने इंडियन रूलर्स की आपसी दुश्मनी का खूब फायदा उठाया। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ अपनी आर्मी देते और बदले में कीमती जमीन और ट्रेडिंग राइट्स हासिल कर लेते थे। कर्नाटक वॉर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच शतरंज के एक खेल जैसा था। बस फर्क ये था कि मोहरे थे इंडियन रूलर्स और बिसात थी हिंदुस्तान की जमीन। इंडिया की पॉलिटिक्स अब यूरोपियन पावर्स के एम्बिशन का मैदान बन चुकी थी। और फिर आया 1757, प्लासी का युद्ध। वैसे इसे युद्ध कहना शायद सही भी नहीं होगा। ये एक धोखा था, एक बहुत बड़ी साजिश। इस एक घटना ने रातों रात अंग्रेजों को हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबे बंगाल का मालिक बना दिया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश एम्पायर की असली नींव रखी गई।
लेकिन अंग्रेजों की इस फाइनल विक्ट्री का असली सीक्रेट क्या था? वो अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से, चाहे वो यूरोपियन हो या इंडियन, आगे कैसे निकल गए? इसका जवाब उनकी मिलिट्री पावर से कहीं ज्यादा गहरा है। असली फर्क था पैसे का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा इकट्ठा करने और उसे मैनेज करने में एक्सपर्ट थी, और इसी पैसे से वो एक बड़ी, प्रोफेशनल और हमेशा तैयार रहने वाली आर्मी खड़ी कर सकती थी, जो उनके इंडियन कॉम्पिटिटर्स के लिए मुमकिन नहीं था। ये चार्ट पूरी कहानी बयां करता है। कंपनी के पास रेवेन्यू का एक स्टेबल और लगातार बहने वाला सोर्स था, जबकि इंडियन स्टेट्स की इनकम अक्सर ऊपर नीचे होती रहती थी। और देखिए, लंबी लड़ाई में तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जीत आखिरकार उसी की होती है। और फिर बक्सर की लड़ाई के बाद तो सब कुछ पक्का हो गया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी कि दीवानी वसूलने का लीगल राइट मिल गया। अब वो सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, वो शासक थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका था। तो जब एक कॉरपोरेशन एक पूरे देश पर राज करती है, तो उसका नतीजा क्या होता है? आइए देखते हैं कि इस कॉरपोरेट रूल ने हिंदुस्तान पर क्या परमानेंट निशान छोड़े। कंपनी के राज ने इंडिया की इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। वो भारत, जो कभी अपने टेक्सटाइल और क्राफ्ट्स के लिए दुनिया भर में फेमस था, अब सिर्फ रॉ मटेरियल जैसे कपास और अफीम पैदा करने वाला देश बनकर रह गया। इसकी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, वो तबाह हो गईं, और आखिरकार 1857 के बड़े विद्रोह के बाद इस कॉरपोरेट रूल का अंत हुआ और इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो इस पूरी कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर 250 साल पहले की कॉरपोरेशंस एम्पायर बना सकती थीं, तो आज की बड़ी बड़ी टेक और ग्लोबल कंपनियां क्या बना रही हैं? ये इतिहास हमें आज की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सोचने वाली बात है ना?